बात करने वाले हैं अनुलेखन की, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? कल भी इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था मैंने आप लोगों को, है ना। अब देखिए, याद कीजिए थोड़ा सा पीछे क्रिक द्वारा कही गई बातों को। क्रिक ने क्या बताया था? सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में क्रिक ने बताया था। क्या बताया था उसने? कि डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इसको बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? प्रतिकृति, है ना। और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है ना। एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए, एम का मतलब मैसेंजर होता है इसमें। और ये क्या करता है? डीएनए के अंदर जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं, जो भी इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करता है? उसको डिकोड करने का काम करता है ना। उन सूचनाओं की एक कॉपी बना लेता है अपने अंदर, और बाहर आकर के इससे फिर क्या बनेगा? इससे बनेगा प्रोटीन, इससे बनता है प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? अनुलेखन। और फिर एमआरएनए से जो आगे प्रोटीन बनने का प्रोसेस होगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन कहा जाता है। आप इसको हिंदी में अनुवादन कहिए, या फिर इसी को रूपांतरण भी कहा जाता है ना। चलिए, ये थी सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बातें, है ना। तो इसको हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, रेप्लिकेशन किस तरह से होता है। उसमें कई सारे एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा था, और वो एंजाइम यहाँ पे हमको काम देने वाला है आज, है ना। जैसे उसमें हमने देखा था डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और उसकी विशेषताएं हमने देखी थी कि किस तरह से वो 5' से 3' की तरफ ही अपना काम कर पाता है, हमेशा जुड़ेगा 3' स्ट्रैंड पे, 3' वाले एंड पे, है ना। तो ऐसे ही कुछ विशेषताएं हम लोग देखेंगे एमआरएनए के अंदर आरएनए पॉलीमरेज की। तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? यहां से हमारा डेफिनेशन निकल जाएगा। डीएनए के अंदर से आनुवंशिक सूचनाओं का जब कॉपी बनता है एमआरएनए में, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। हो गई इतनी बातें। अब आइए किस तरह से होगा। जैसे हमने पीछे देखा था डीएनए के अंदर किस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था, तो एक हमने डीएनए के रेप्लिकेशन के अंदर एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनाया था, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं बनाना है, लेकिन डीएनए को तो पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए को देख करके ही बनेगा आरएनए, है ना। तो डीएनए को देख करके बनाना है आरएनए, तो डीएनए की लड़ी को हमको पकड़ना पड़ेगा। और एक और बात यहाँ पे दिमाग में रखिएगा कि डीएनए तो एक बहुत बड़ी लंबी लड़ी है, डीएनए काफी लंबी लड़ी होती है, इसके पूरे लड़ी की कॉपी नहीं बनती है। इसमें एमआरएनए बनाने के क्रम में इसकी पूरी लड़ी कॉपी नहीं होती है, इसके लड़ी का कुछ भाग, और वो छोटा छोटा जो भाग है उसी को हम बोलते हैं जीन, है ना। डीएनए के जिस लड़ी से, जिस खंड से एक एमआरएनए का निर्माण होता है, उसी को हम जीन बोलते हैं, ठीक है। तो एक जीन को पकड़ लेते हैं, या एक डीएनए के टुकड़े को पकड़ लेते हैं, जिससे हम एमआरएनए बनाएंगे, ठीक है। अब आइए, एक पकड़ लिया हमने ये, चलिए नामकरण, इसका स्ट्रैंड का नामकरण कर लेते हैं 3' to 5' एंड, इधर से ये 3' और इसका 5' एंड। अब देखो रेप्लिकेशन याद करो। रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या मतलब था? जहां से रेप्लिकेशन की प्रक्रिया शुरू होती थी, जहां से शुरू होता था, उस जगह को हम बोलते थे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। तो इसमें भी तो कोई ऐसा एक जगह होगा जहां से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, कोई तो जगह होना चाहिए जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, ठीक है। तो कल हमने इंट्रोड्यूस करते वक्त आपको बताया था इसके बारे में, है ना। इस पूरी चीज को यहाँ पे जो है
हम लोग बनाने वाले हैं, और ये पूरा का पूरा जो तैयार होगा बन करके उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब कैसे बनेगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्या क्या चीजें होती है उसके अंदर देखिएगा। एक डीएनए का एक टुकड़ा है जिससे हम लोग एमआरएनए बनाएंगे। इसमें क्या होता है, जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी वहां पर जो है शुरू करने वाला एक, बोल सकते हैं कि एक डीएनए का पार्ट होता है। उस पार्ट को, डीएनए का पार्ट जो शुरू करवाएगा, उस पार्ट को हम बोलते हैं प्रमोटर, है ना। तो मान के चलिए कि यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, इतना सा मान के चलिए कि यहाँ पे प्रमोटर है, ठीक है। इसको हम प्रमोटर बोलेंगे, हिंदी में इसको उन्नायक कहा जाता है, ठीक है। और एक ऐसा पार्ट है, अब एक बात बताओ कि अगर मान के चलो कि रेप्लिकेशन शुरू हुआ और कॉपी बनने लगेगी तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ पूरे डीएनए की कॉपी बन जाएगी, है ना। तो पूरे डीएनए की तो कॉपी बनाना नहीं हमको तो डीएनए के एक छोटे से सीक्वेंस का कॉपी बनाना है ना। जीन की कॉपी बनानी है बस, एमआरएनए में उसको ट्रांसफर करवाना है, उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करवाना है। तो एक जगह ऐसा भी होना चाहिए जहां पे जाकर के ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुके, है ना। तो वो जगह जो है, वो जगह क्या कहलाएगा, उस जगह का नाम हो जाएगा टर्मिनेटर, है ना। इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटर, हिंदी में इसको कहा जाता है समापक। अब नाम से स्पष्ट हो गया, यहां से नाम से स्पष्ट हो जाएगा कौन काम करवाएगा और कौन रोकेगा। देखो, प्रमोटर का मतलब, प्रमोट का मतलब होता है आगे बढ़ाना, है ना। तो प्रमोटर, तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को जो आगे बढ़वाएगा उसको क्या बोल देंगे, प्रमोटर बोल देंगे। और टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना, समाप्त कर देना, रोक देना। तो जो टर्मिनेट कर देगा इस प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को जो रोक देगा, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर यानी कि समापक बोल देंगे। अब बीच वाला पार्ट क्या है भाई, है ना, बीच वाले का तो कुछ नाम होना चाहिए। तो बीच वाला जो पार्ट बचा हमारा, ये वाला पार्ट, यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है, ठीक है, इसको भी पकड़ रहे हैं। तो असली चीज हमारा यहीं पे है, इसी के बीच का इंफॉर्मेशन जो है हमको कॉपी करवाना है, यही का इंफॉर्मेशन एमआरएनए में कॉपी होने वाला है ना। तो चूंकि इसको देख करके इंफॉर्मेशन कॉपी होगा, इसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे, संरचनात्मक जीन कहा जाता है, ठीक है। तो बीच वाला पार्ट हिंदी में इसको संरचनात्मक जीन कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा, ठीक है, बीच वाला जो पार्ट है। चलिए अब देखिए, अब नामकरण की बातों पे आते हैं। उधर याद कीजिए पीछे जो हमने रेप्लिकेशन पढ़ा है, तो रेप्लिकेशन में हमने देखा था कि दोनों का दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए का, दोनों की दोनों लड़ी जो है उसकी कॉपी बनती थी, इधर से जुड़ जाता था और इधर से भी फिर न्यूक्लियोटाइड जुड़ने का काम होता था। दोनों तरफ से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसकी कॉपी बनाता था, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड दोनों तरफ से जुड़ता था। अब एक बात बताइए कि इसका सीक्वेंस कुछ और है और इसके हिसाब से इसका पूरक सीक्वेंस होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। मान के चलो कि यहां अगर ए टी जी सी सी ए टी जी है, अपनी मर्जी से रैंडमली हमने कुछ भी ले लिया। अब ध्यान से देखो, इसके सामने, ए के सामने क्या हो जाएगा, टी होगा, इधर ए हो जाएगा, टी के सामने, जी के सामने सी होगा, फिर जी हो जाएगा, फिर जी होगा, टी होगा, ए होगा, सी होगा। चलो बहुत अच्छा। अब देखिए इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस, दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब बताइए कि दोनों में से किस लड़ी की कॉपी की जाए। रेप्लिकेशन में हमने देखा कि दोनों लड़ियां जो है उनकी कॉपी बनती है, उनका पूरक स्ट्रैंड बनता है ना, क्योंकि हमको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना था, है ना। यहाँ पे हमको डबल स्ट्रैंडेड बनाना नहीं है। डबल स्ट्रैंडेड अगर बनेगा तो क्या होगा वो भी बताते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसमें से किसी एक ही लड़ी की कॉपी बनेगी,
क्यों बनेगी? देखो, डबल स्ट्रैंडेड बनने का, दोनों लड़ी बनने का दो नुकसान हो सकता है। एक क्या होगा कि इसकी कॉपी बनाएंगे तो देखो इसमें नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस कुछ अलग है, और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस के हिसाब से 3-3 का एक कोड बनता है जिसको हम जेनेटिक कोडोन बोलते हैं। जैसे TAC एक कोडोन हो जाएगा और उसके हिसाब से एक अमाइनो एसिड जुड़ता है। इसी तरह से GGT एक कोडोन होगा जिसके हिसाब से एक अमाइनो एसिड जुड़ेगा, है ना। तो अगर देखो इधर भी, इधर का भी कॉपी बना लिया जाए और इधर का भी कॉपी बना लिया जाए तो दोनों तरफ अलग अलग टाइप का जेनेटिक कोडोन बनेगा। तो उसके अंदर अमाइनो एसिड का जो है सीक्वेंस वो गड़बड़ हो जाएगा। अमाइनो एसिड दो अलग अलग टाइप के जुड़ने लगेंगे उसमें, है ना। तो अलग टाइप का प्रोटीन बन जाएगा, दो टाइप का प्रोटीन बन जाएगा। अब दो टाइप के प्रोटीन, मान लो कि अगर इंसुलिन बनाना है, नॉर्मली इंसुलिन बनता आ रहा है ना, और इंसुलिन के बदले पता चला कि किसी और तरह का, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बना लेते हैं, मान लो कि इस स्ट्रैंड से इंसुलिन बना, इस स्ट्रैंड से mRNA बन के निकला और उस mRNA से बाद में इंसुलिन बना। पता चला कि अगर इस DNA के लड़ी का अगर कॉपी बन जाता, इस स्ट्रैंड का अगर कॉपी बन जाता mRNA में, तो किसी और तरह का अमाइनो एसिड उसमें आकर के जुड़ता और किसी और तरह का प्रोटीन बन जाता। इंसुलिन बनने के बजाय कुछ और भी बन जाता उसमें। अब बताओ कि हमारे मेटाबॉलिज्म को उसको समझने में दिक्कत होती, हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है उसमें पूरा का पूरा चेंज आ जाएगा इसके चक्कर में, है ना। या किसी भी जीव के शरीर की हम बात कर ले, हम तो अपना एग्जांपल एक ले रहे थे, है ना। तो एक ये कारण है जिसकी वजह से क्या है, दोनों लड़ियों का कॉपी नहीं होता है mRNA के अंदर। दूसरा एक कारण क्या हो सकता है कि अगर मान के चलो कि दोनों लड़ियों की कॉपी बन जाए, है ना, दोनों स्ट्रैंड की कॉपी बन जाए, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड जो नए वाले बनेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, उन दोनों स्ट्रैंड, वो दोनों स्ट्रैंड भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, आपस में पूरक होंगे, और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि दोनों स्ट्रैंड के बीच में बॉन्ड बन जाए। मान के चलो कि यहां देखो दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ करके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। AT है यहाँ पे, है ना, AT है। तो mRNA जो बनता, अगर मान के चलो कि दो अलग अलग टाइप का mRNA बने, दो अलग अलग टाइप का mRNA अगर बने, एक mRNA इधर, एक mRNA इधर, ए के सामने क्या जुड़ेगा mRNA में, यू जुड़ेगा, यूरासिल। एडेनिन के साथ थाइमिन नहीं जुड़ता है, आरएनए में तो थाइमिन नहीं होता है, यूरासिल जुड़ेगा, और टी के साथ ए जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इधर देख लो, इस टी के साथ क्या जुड़ जाएगा, ए जुड़ जाएगा, ए के साथ यू जुड़ जाएगा। अब देखो यूरासिल और एडेनिन एक दूसरे का पूरक, और इधर भी एडेनिन यूरासिल एक दूसरे का पूरक। अब क्या होगा, ये दोनों जैसे ही बन के बाहर निकलेगा तो इस दोनों के बीच में बॉन्ड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे का पूरक होता है ना। खटाक से इस दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बन जाएगा, मान के चलो कि लंबी लड़ी बनती तो बॉन्ड बन जाएगा, सब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो बन के निकलेंगे mRNA के, तो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगा। बॉन्डिंग हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, mRNA डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। हमको बनाना है सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर mRNA डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा तो फिर आगे प्रोटीन का संश्लेषण उससे हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका कोड एक, अगर सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है तो उसका कोड खुला हुआ रहता है, और फिर टीआरएनए इसके कोड को देख देख करके एमाइनो एसिड को बांध के लाता है। लेकिन डबल स्ट्रैंडेड हो तो स्टेबल हो गया, है ना, तो टीआरएनए के साथ जुड़ नहीं पाएगा, फिर समस्या हो जाएगी। तो इस वजह से भी जो है आरएनए का जो निर्माण होता है, आरएनए जो बनता है, दोनों के दोनों लड़ियों से नहीं बनता है, किसी एक लड़ी की ही कॉपी होती है। अब एक बात बताइए, आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि भाई आखिर कॉपी बनेगी तो किस लड़ी की बनेगी, है ना। अब यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि दो टाइप की लड़ियां हैं हमारे पास, एक से बनाएंगे दूसरे को क्यों छोड़ेंगे, है ना, दूसरा बुरा मान जाएगा, कहीं बुरा नहीं मनवाना है ना। अब देखिए क्या करना है इसमें, क्योंकि जैसे हमने रेप्लिकेशन के अंदर देखा था कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अच्छा यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, किसको देख करके आरएनए बनेगा, डीएनए को देख करके आरएनए बनेगा। तो कौन सा एंजाइम कल बताया था मैंने, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा, है ना। ये भी वैसा ही काम करता है न्यूक्लियोटाइड जोड़ने वाला, जिस तरह से
पीछे हमने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा था। डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन से जोड़ता है न्यूक्लियोटाइड को? उसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? 5' से 3' एंड की तरफ वो जोड़ता है ना। और किस स्ट्रैंड से जाकर के जुड़ता है? जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' से 5' है। ठीक है, तो यहां अगर हम जोड़ने की बात करें तो चूंकि प्रमोटर इधर है, ध्यान दो, प्रमोटर, अब प्रमोटर के हिसाब से हम लोग स्टैंड तय करेंगे। तो प्रमोटर, अब एक और बात, अच्छा पहले ये समझ लो फिर बताते हैं प्रमोटर कहां पे जुड़ा होगा। प्रमोटर के हिसाब से देखो कि 3' एंड किधर पड़ता है, तो प्रमोटर के हिसाब से 3' एंड इस वाले स्ट्रैंड में पड़ रहा है ना, 3' एंड यहां पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है किधर जुड़ेगा? इधर आकर के जुड़ेगा, है ना। तभी तो ये 5' से 3' के एंड में इधर 5' हो जाएगा, इसका 3' है ऊपर तो नीचे 5' हो जाएगा, इधर 3' होगा, तब तो इस डायरेक्शन में जोड़ेगा, है ना। तो इसलिए आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्ट इधर आकर के जुड़ेगा। ठीक है, अब एक और बात कि इस स्ट्रैंड को देख करके अगर बना, इस स्ट्रैंड को देख करके अगर बना एमआरएनए, तो इस स्ट्रैंड का नाम क्या हो जाएगा? पीछे याद करो, रेप्लिकेशन में हमने देखा था, जिसको देख करके नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है तो उसको क्या बोलते थे? टेम्पलेट बोलते थे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। हिंदी में भी टेम्पलेट लड़ी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट रज्जू बोलो, लड़ी बोलो, बात बराबर है। अब ये देखो, इसको देख करके बनाना है और किसी एक से ही बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो छूट जाएगा बेचारा, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाना चाहिए? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो इसका नाम वैसे तो नन टेम्पलेट स्ट्रैंड होना चाहिए। इसको नन, नन का मतलब नहीं, तो ये वाला स्ट्रैंड जो है इसको हम नन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल सकते हैं, नन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल सकते हैं। लेकिन एक और चीज है, अब सारा काम तो बेचारा इसी के साथ होना है, आरएनए पॉलीमरेज इसी पे जुड़ेगा आकर के, है ना, इसी की कॉपी बनेगी, इसी की देखा देखी होगी, सारी बातें इसके साथ होंगी। ये बेचारा बीच में रूस फूल के बैठ जाएगा, उससे बढ़िया है कि इसको भी कुछ काम धरा दिया जाए। तो इसका क्या काम धरा दिया जाए? इसका काम धरा दिया गया नाम देने का खाली, है ना। इसका काम धरा दिया गया नाम देने का। किस चीज का नाम देने का? जो भी हम कोडिंग करेंगे, देखो एमआरएनए बनाने में ये कोडिंग नहीं करता है, एमआरएनए बनाने में ये कोडिंग नहीं करता है, लेकिन प्रमोटर कहां से जुड़ेगा, टर्मिनेटर कहां से जुड़ेगा, इस चीज का नामकरण जो है हम इसी के हिसाब से करते हैं। किसके हिसाब से? जिस स्टैंड से एमआरएनए नहीं बन रहा होता है, यानी कि नन टेम्पलेट स्टैंड से हम प्रमोटर डिसाइड करते हैं कि किधर जुड़ा हुआ है और टर्मिनेटर डिसाइड करते हैं कि किधर जुड़ा हुआ है। तो अब बताइए हमको कि प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन में किस एंड पर जुड़ता है? प्रमोटर, ये कुल मिलाकर के स्ट्रक्चरल जीन जो है, तो स्ट्रक्चरल जीन के किस सिरे पर, किस एंड पर प्रमोटर जुड़ेगा? 5' पे। क्यों? क्योंकि हमको नाम इसके हिसाब से, नीचे वाले स्टैंड के हिसाब से लेना है जो काम नहीं कर रहा है, नन टेम्पलेट के हिसाब से। ठीक है, और टर्मिनेटर किधर जुड़ा हुआ है? 3' एंड पे। अब याद रखिएगा, हम इसके हिसाब से ये मत बोलना कि 3' एंड पे जो है ये जुड़ा हुआ है प्रमोटर और 5' एंड पे टर्मिनेटर जुड़ा हुआ है। हम अगर पॉलीमरेज भी, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को भी जोड़ेंगे तो वहां पे भी ये बोलेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन के 3' 5' एंड नहीं बल्कि प्रमोटर की तरफ से जुड़ता है, यानी कि 5' एंड की तरफ से जाकर के जुड़ता है। हम वहां पे भी ये नाम लेंगे, इसके हिसाब से सारा नामकरण होगा। ठीक है, तो चूंकि इसके हिसाब से सारा नामकरण हो रहा है तो इसको एक और नाम दे दो, है ना। बेचारा कोड तो करता नहीं, फिर भी इसको हम एक और नाम दे देते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इसको कोडिंग स्ट्रैंड नाम दे देते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो है ये हमारा बना, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। ये जो कुल मिला के अभी तैयार हुआ हमारा, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यानी कि हिंदी में इसको कहा जाएगा
अनुलेखन इकाई, ये जो है अनुलेखन इकाई बनके हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब सबसे पहला कारण अभी हमने देखा था क्या होगा कि दोनों लड़ियों में नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस जो है, नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम अलग अलग है। देखो ना इसमें AT GC C ATG। अब देखो हम 3 डेसेंट से इधर गिने है ना, इधर भी 3 डेसेंट से ही गिन लो, ऐसा नहीं मिलेगा। और कोई जरूरी नहीं, ये तो हमने रैंडमली लिया था, एग्जैक्टली में भी कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ATGCC, अब इधर देखो ATGCC तो है ही नहीं, कहाँ है ATGCC? है नहीं है। अगर दोनों तरफ से अगर मान के चलो कि एक ही जैसा रहता तब तो कोई दिक्कते नहीं था, दोनों में से किसी से भी बना लो भाई, काम हो ही जाना है, प्रोटीन वैसा ही बनता। लेकिन दोनों तरफ नाइट्रोजन के बेस का सीक्वेंस अलग अलग है, और इस कारण से क्या होगा, अगर दोनों तरफ से लड़ी बन जाए तो दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन बन जाएंगे हैं, और जिसके कारण समस्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पूरा का पूरा हमारा मेटाबॉलिज्म। अलग अलग टाइप का प्रोटीन बनेगा दुगो, तो इससे क्या होगा, जीव के शरीर में जटिलताएं उत्पन्न होगी, है ना। दूसरा कारण क्या देखा हमने, एक तो ये कारण हो गया कि दो अलग अलग टाइप का प्रोटीन बन जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी, और दो अलग अलग बन जाएगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक होगा, है ना। दोनों आपस में पूरक होगा तो इस स्थिति में दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बना लेगा, आमने सामने का नाइट्रोजन बेस बॉन्ड बना लेगा, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, एक डबल स्ट्रैंडेड mRNA का निर्माण हो जाएगा, और डबल स्ट्रैंडेड mRNA का निर्माण होगा तो उससे प्रोटीन का संश्लेषण बिल्कुल नहीं हो पाएगा, है ना। अब आइए हम लोग बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, अनुलेखन इकाई देख लिया हमने, वो जिस पार्ट से mRNA बनने का काम होगा, या फिर जिस पार्ट से DNA के जिस टुकड़े से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा, उस पार्ट को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यानी कि अनुलेखन इकाई। ठीक है, कितने पार्ट हो जाएंगे इसके, अनुलेखन इकाई के कितने भाग हो जाएंगे, 3 भाग हो जाएंगे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। कितने भाग है अनुलेखन इकाई के, लिख लीजिएगा। अनुलेखन इकाई के 3 भाग हैं। कौन कौन से, पहला सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रमोटर, है ना, यानी कि क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, उन्नयन नहीं रे, उन्नायक। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि हिंदी में संरचनात्मक जीन। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा पार्ट इसका, जो खत्म करेगा, है ना, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर हरभजन सिंह वाला टर्मिनेटर नहीं, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसी को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताया अभी, क्योंकि सारा काम, नाम जो देने वाला काम है वो इसी स्ट्रैंड के कारण होता है। बेचारे का कुछ और काम तो है नहीं, इसको देख के तो mRNA बनना नहीं है, तो इतना तो कम से कम कर लेने दो भाई को।